हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि आपकी जो प्लेलिस्ट है ये अपडेट कर दी गई है। इसमें जो 30 प्लस क्लासेस हैं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आप सभी को हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस देखने को मिली है। यहाँ पर आप सभी लोग जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख पाएंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यदि आप सभी लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो पीडीएफ आपकी है ये आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यदि आप सभी को पीडीएफ बाई करनी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चंस आपके 2011 से 2024 तक अभी तक जो अपडेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2022 में देखने को मिला है। निम्न में से कौन सा लवण जल का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा महासागर। क्या नहीं है? महासागर नहीं है। और लवण जल में कम से कम नमक होता है, लगभग 1% से भी इसमें कम नमक होता है। और लवण में नमक ज्यादा होता है और लवण जल में कम से कम नमक होता है। कितना होता है ये परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो 1% से भी कम होता है। लवण के क्षेत्रों की जो विभिन्न श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये तालाब है, झील, नदियां, नाले और आर्द्र भूमि सभी में मीठे पानी होते हैं। तो जो लवण के क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे 1 से 2 बार रीड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लवणीय जल समुद्री आवासों में मौजूद है। यदि आपसे पूछा जाए कि लवणीय जल कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो समुद्री आवासों में। समुद्री जल में घुले लवणों का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि पर चट्टाने हैं। मुख्य स्रोत भूमि पर चट्टाने हैं। इसकी मध्य अम्लता के कारण वर्षा जल जो भूमि पर गिरता है चट्टानों को नष्ट कर देता है। जो इसकी मध्य अम्लता होती है, अम्लता इसमें कम होती है, जिसके कारण जब वर्षा जल भूमि पर गिरता है तो चट्टानें नष्ट हो जाती हैं। इससे आयन निकलते हैं। किससे? लवणीय जल से। लवणीय जल में नमक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। लवणीय जल में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, अलवण में क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवन है? सीटेट 2022 में पूछा गया है। ये सभी स्थानीय पवनें हैं। और पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला है स्थायी पवन। स्थायी पवन क्या है? तो व्यापारिक पश्चिम व पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती है। व्यापारिक पश्चिमी पवनें हैं और पूर्वी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जो स्थायी पवनें हैं ये निश्चित दिशा में चलती हैं, जैसे पछुआ पवन है और पूर्वा पवन है, या पूर्वी पवन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मौसमी पवनें। ये वे पवनें होती हैं जो विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। मौसमी पवनें अपनी दिशा को बदलती रहती है। किस प्रकार से बदलती है? तो ऋतु के अनुसार बदलती है। जैसे भारत में मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें हैं ये कैसी हैं? यही मौसमी पवनें हैं। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। ये वे पवनें होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष में या दिन में किसी विशेष समय पर चलती हैं। स्थानीय पवनें कहलाती है। मान लीजिए जैसे बहुत तेज हवा चल रही होती है किसी एक क्षेत्र में, जहां पर भी रह रहे हैं आप, मान लीजिए वहां पर चल रही है या किसी एक दिन चल रही है, तो विशेष समय या विशेष वर्ष में किसी एक दिन जब ये पवन चलती है तो इनको ही स्थानीय पवनें कहती हैं। जैसे है स्थल व समुद्र पवन या लू आप कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की स्थानीय पवनें होती है। स्थल पवन जहां पर पवनें चलती हैं, दूसरा है समुद्री पवनें, तीसरा है लू जो आप लोग कहते हैं कि दिन में नहीं निकलना चाहिए, लू चल रही है, तो ये क्या है? स्थानीय पवन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं।
इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। देख सकते हैं जनवरी 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वायुमंडल की परतें हैं, इनको 5 अलग अलग परतों में भी विभाजित किया गया है। कौन कौन सी परत है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षोभ मंडल। यहाँ पर पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। फर्स्ट यहां से नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर। वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी निचली परत है, क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर है। और क्षोभ मंडल में ही जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये घटित होती है। जैसे क्या है, वर्षा होना, बादल फटना या कोहरा या ओला गिरना, ये सभी क्या है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसके बाद में है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है, इसको समताप मंडल कहते हैं। पहले क्या होगा, क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। 50 किलोमीटर ऊंचाई तक कौन फैला है, तो समताप मंडल है। यह मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होता है। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल पर एक हल्की परत ओजोन परत होती है। समताप मंडल पे हल्की परत कौन सी होती है, तो ओजोन परत होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे आप देखिएगा, वायुमंडल से है। इस मंडल पर ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस किस मंडल पर होती है, समताप मंडल पर। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो ये डाप्सन में मापी जाती है, डाप्सन। नेक्स्ट है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन करता है, ओजोन परत करता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करता है। ओजोन परत में ग्रीन हाउस गैसों के कारण छेद होता जा रहा है। ओजोन परत में छेद क्यों होता जा रहा, कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ओजोन परत की मोटाई कम होती जा रही है। जब यहाँ पर जो इसका छेद है, इसमें छेद होता जा रहा है, जब छेद होगा तो इसकी मोटाई भी कम हो जाएगी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है, ग्रीन हाउस गैसों का जो स्तर है बढ़ने से पृथ्वी का जो तापमान है, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस के जो स्तर है, ये बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। स्तर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन भी कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन किसको कहा जाता है, जब ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ेगा, तो इसको ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, ये आपका रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे सीएफसी कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, तो आप सभी लोग इसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद में ग्रीन हाउस गैसें जो है, ये मानवीय व प्राकृतिक क्रिया विधि से बनती है। ग्रीन हाउस गैस या तो प्राकृतिक होंगे या मानव के द्वारा निर्मित होंगी। जैसे क्या है, मानव द्वारा निर्मित होंगी तो क्या होगा, कल कारखानों गाड़ियों के धुएं से होंगे। और प्राकृतिक होगा तो पेड़ के सूखे पत्तों से। प्राकृतिक में पूछे तो जरूर ध्यान रखिएगा, पेड़ के सूखे पत्तों से ग्रीन हाउस गैस बनती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोकने हेतु वृक्षारोपण सबसे सरल व सुगम उपाय है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत के जो क्षरण, ओजोन परत कहिए या ग्रीन हाउस गैस कहिए, इसके प्रभाव को रोकने के लिए सबसे सरल व सुगम उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण है, वृक्ष को लगाना है। नेक्स्ट है, मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। आपने पहले देखा है क्षोभ मंडल, इसके बाद में आपने देखा है समताप मंडल और तीसरे पॉइंट पर हो जाएगा मध्य मंडल।
अंतरिक्ष से वायु में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जलकर राख हो जाते हैं। किस मंडल में जलकर राख हो जाते हैं? तो मध्य मंडल में हो जाते हैं। और जो ये मध्य मंडल है, किसके ठीक ऊपर का मंडल है? समताप मंडल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल। इसको आयन मंडल भी कहते हैं और तापमंडल भी कहते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। पूछा जा सकता है कि तापमान बढ़ने के साथ तीव्रता किस मंडल में बढ़ती है? तो वायुमंडल कह सकते हैं, आयन मंडल कह सकते हैं या तापमंडल भी कह सकते हैं। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। जो वायुमंडल है 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं। किस मंडल में? वायुमंडल में। जिस कारण से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। संचार व्यवस्था किसके कारण उपलब्ध होती है? तो वायुमंडल के कारण। इस मंडल से ही सभी प्रकार के कृत्रिम उपग्रह का संचालन होता है। कृत्रिम उपग्रह का संचालन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल के कारण होता है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। ये क्वेश्चन आप सभी लोग पेपर उठाइए और पेपर में आप लोग देखिएगा कि वायु की पतली परत होती है किस मंडल में? तो बहिर्मंडल में होती है। यह वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल है। नेक्स्ट है हीलियम व हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। जो हल्की गैसें कौन सी हैं? तो हाइड्रोजन है व हीलियम है। कौन सी हल्की गैसें हैं? हाइड्रोजन व हीलियम है। ये गैसें जो हैं अंतरिक्ष में तैरती हैं। कहां से तैरती हैं? तो बहिर्मंडल से। नेक्स्ट है आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे है? ये देख सकते हैं, जनवरी 2021 में पूछा गया है। तो वायु ऊर्जा से संबंध है या वायु ऊर्जा के साथ इसका संबंध है। आतपन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापन के कारण विकिरण को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? विकिरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहा जाता है। आतपन किसको कहते हैं? ये पूछा जाए तो क्या होगा? जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है ये पृथ्वी रोक लेती है, तो इसको ही आतपन कहा जाता है। आतपन जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है। आतपन जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती रहती है और तापमान भी जो है उसी क्रम में घटता रहता है। भूमध्य से ध्रुव की ओर तापमान घटता रहता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में है तापमान को मापने के लिए मानक इकाई क्या है? इसकी डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है ये 0 डिग्री पर जमता है। सेल्सियस पैमाने पर जो जल है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है ये उबलता है। नेक्स्ट है स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। स्थल को जोड़ता है स्थल संधि, जल को जोड़े तो जल संधि हो जाएगा। यदि यहाँ पर जल लिखा हो, जल संधि को जोड़े तो क्या हो जाएगा? जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2024 में भी पूछा गया है। तो वायुमंडल की परतें दी गई हैं और इनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्षोभ मंडल, तो मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। जैसे बादल, वर्षा होना, कोहरा पड़ना, बादल फटना, ये सभी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। ये सभी सीक्वेंस से लगे हुए हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मध्यमंडल। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल उठते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो आयन मंडल है वायुमंडल का एक भाग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूराल पर्वत अलग करते हैं किसको? तो एशिया व यूरोप को अलग करते हैं यूराल पर्वत। यूरोप क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं यह महाद्वीप जो है दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। कौन सा
महाद्वीप यूरोप महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। इस महाद्वीपीय को गतिशील महाद्वीप व श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप को गतिशील महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप में विश्व के अनेक देशों ने वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किए हैं। किस महाद्वीप पर? यूरोप महाद्वीप पर। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत ने भी दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व भारती नामक वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किए हैं। कहाँ पर? तो ये किए हैं यूरोप में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी लोग 1 से 2 बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग पर ये एशिया महाद्वीप है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के मध्य से यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। जो यूराल पर्वत है, अभी आपने देखा है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहते हैं। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का लगभग 60% इसी महाद्वीप पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या किस महाद्वीप पर है? एशिया महाद्वीप पर है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है। जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सही इसका आंसर क्या है? अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंडरुति है। अब अटलांटिक महासागर के बारे में देख सकते हैं कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर को अंग्रेजी भाषा के एस आकार का जाना जाता है। एस आकार का है। जो अटलांटिक महासागर है किस आकार का है? तो एस आकार का है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। इसकी तंदुरुस्ती तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है महासागर का जल तालाब और झील के साथ जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। जो महासागर का जल है तालाब और झील के साथ जल के विपरीत लगातार गतिमान है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो जल चक्र या परावर्तन यहाँ पर नहीं है। महासागर जल मंडल का मुख्य भाग है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागरीय जल है ये किस प्रकार का रहता है? गतिशील रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। यदि पूछा जाए कि महासागरीय जल की गति कौन सी है, तो तरंग है, ज्वार भाटा है और महासागरीय धारा है। 5 महासागर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं अवरोही क्रम में, घटते क्रम में बताना है। तो प्रशांत महासागर पहले नंबर पर होगा, इसके बाद में अटलांटिक महासागर, इसके 3rd नंबर पर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर 4th नंबर पर और 5th नंबर पर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट है बेरिंग जल डमरू पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है किसको? बेरिंग जल डमरू किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका प्रशांत महासागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर। और पृथ्वी का सबसे गहरा जो मेरियाना गर्त है कहाँ पर स्थित है? किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर किस प्रकार का है? तो ये है वृत्ताकार। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। अभी आपने देखा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है और ये सबसे व्यस्त महासागर है। इसकी तंदुरुस्ती तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 100% संभावना है, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।